नमस्कार दोस्तों, RAS स्क्वायर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को देखना ना भूलें। Hello friends, myself is Divya Tiwari and today we are going to read some basic content of English। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। पर आज हम बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक नॉलेज पर, बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर जो कि हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में थॉट बना हुआ है कि इंग्लिश इज़ अ वेरी टिपिकल सब्जेक्ट, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है। उसमें सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और उसे सही से समझने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए या फिर बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो हम बिल्कुल किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक नॉलेज से। बिल्कुल बेसिक पर हम आज बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जे देखिए, दो चीज़ें होती हैं जो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। जब आप किसी छोटे बच्चे से पूछ लीजिए या फिर आपसे मैं पूछती हूँ कि जब आपने शुरुआत में इंग्लिश पढ़ी, जहाँ से आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, स्टार्ट किया, तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? ऑब्वियसली बात है, हम सब ने पढ़ी है ABCD, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। पहला वर्ड है हमारा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट जो कि ABCD होती है, A to Z। ओके। दूसरा होता है हमारा लेटर। तो आज हम बिल्कुल इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम टॉपिक से कनेक्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैं कुछ लिखती हूँ यहाँ पे। मैंने लिखा जैसे ABCD, डी, उसके बाद में मैंने क्या लिखा है? अल्फ़ाबेट। क्या लिखा है मैंने? अल्फ़ाबेट लिखा है। आप सभी को पता है A to Z मैंने क्या लिखा है? अल्फ़ाबेट। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हम इनमें से अगर कोई भी एक और निकाल लेते हैं, जैसे कि A निकाल लिया मैंने, या फिर E ले लिया, या फिर O ले लिया, जो भी आपको अच्छा लगे, तो आप किसी छोटे बच्चे अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब दोगे? ये क्या है? क्या बोलेंगे हम इसको? मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार बताना ज़रूरी है कि AEO ये क्या कहलाते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। AEO जब अलग से आए तो वो कहलाते हैं हमारे लेटर्स। क्या कहलाते हैं? बिल्कुल लेटर्स कहलाते हैं। और जब ये पूरी A to Z, A से लेकर के Z तक जब पूरी ABCD हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं उसको? हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और अल्फ़ाबेट में क्या होता है, कई बच्चों को मैंने देखा है, कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो बोलेंगे, इनको बोलेंगे अल्फ़ाबेट और इनको बोलेंगे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, ये अल्फ़ाबेट ही होता है, बिकॉज अल्फ़ाबेट का हिंदी में मीनिंग होता है वर्णमाला। वर्णमालाएं कभी भी नहीं होता है, वर्णमालाएं कभी नहीं होता है, बिकॉज अगर आप अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है, वो पूरा गलत हो जाता है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा, उन्होंने पहले से सोच रखा होता है कि जैसे किसी भी वर्ड के आप ऐसे यस लगा दोगे जैसे कि नॉर्मली होता है, तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा अगर आप लोग ऐसा करोगे तो बाकी चीज़ें हैं जो कि सेंटेंस है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से अल्फ़ाबेट यानी होती है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट्स आपको नहीं बोलना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हो जाती हैं लैंग्वेज। क्या बोलेंगे अल्फ़ाबेट को? लैंग्वेज। इसी तरह मैं आपको सेकंड एग्जांपल देती हूँ। जैसे एब्यूज़ होता है, एब्यूज़
तो एब्यूज का हिंदी मीनिंग होता है गाली देना, गाली देना। तो कई सोचते हैं कि जब हम इसको प्लूरल बना देंगे, एब्यूजेस कर देंगे तो गालियाँ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, गालियाँ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एब्यूजेस यानी सामाजिक कुरीति हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि दिस इज ये ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप में अगर आएगा, पूरा ग्रुप आएगा A to Z, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम पढ़ेंगे तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। क्या बोलेंगे हम इसको? अल्फाबेट। एंड लेटर, अगर हम इस ग्रुप में से किसी भी एक लेटर को निकाल लेते हैं तो ये हमारा ओनली लेटर ही होता है, इन्हें हम लेटर्स ही बोलते हैं। ये अल्फाबेट में नहीं आता है, अल्फाबेट पूरा ग्रुप को कहते हैं। अगर हम पूरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो ही वो हमारा क्या होगा? अल्फाबेट। तो लेटर तो बिल्कुल छोटी सी इकाई होती है, बिल्कुल छोटी इकाई जिससे लेकर के हम सेंटेंस तक पहुँचते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हम लेटर से किस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी, हमने सबसे पहले पढ़ा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की बात हम कर रहे थे लेटर की। अब लेटर के बाद आप सभी को पता है कि जब लेटर सबसे छोटी यूनिट है, लेटर सबसे छोटी यूनिट मैंने आपको बताई है, तो लेटर के बाद हम क्या पढ़ेंगे? फिर वर्ड, और वर्ड के बाद हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस, हम वर्ड के बाद पढ़ेंगे सेंटेंस। पढ़ेंगे सेंटेंस। मैंने सबसे बताया कि बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। आपकी इंग्लिश की बिल्कुल सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका लेटर। लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम बात करेंगे फिर अल्फ़ाबेट में से ये लेटर क्या हुआ। तो हम जब डेफिनेशन देखिए उसकी कि पूरी ग्रुप की बात करेंगे तो होता है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में तो जब अलग अलग उसको निकाल लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? लेटर। तो लेटर की डेफिनेशन क्या हो गई? लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। एक छोटा सा भाग है, छोटी सी यूनिट है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो हम क्या बोल देंगे इनको? लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। आ गया आपको समझ में? अब सेकेंड हम चलते हैं। लेटर के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम आते हैं वर्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में छोटा सा है पर इसका काफ़ी बड़ा मीनिंग निकलता है वर्ड की। अब हम देखेंगे जैसे छोटे छोटे लेटर्स को मिला करके हम क्या बना देते हैं? एक वर्ड बना देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स को एक साथ जोड़ देंगे। हम अलग अलग वर्ड्स को लेकर के एक साथ जॉइंट कर देंगे, उनको मिला देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है GOOD, हमने अल्फ़ाबेट में से क्या निकाले? लेटर्स। GOOD लेटर्स निकाले ना हमने। अब हमने एक साथ निकाला, एक साथ इनको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट कर दिए, क्या बन गया? ए वर्ड। क्या बन गया? ए वर्ड। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसको देखते हुए तो यही बना ना हमारा, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। लेकिन मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। हम इसी को उल्टा कर देंगे। OODG लिखा मैंने, लिख दिया। ये सब भी तो लेटर्स ही है जो कि हमने अल्फ़ाबेट में से निकाले हैं। लेटर है ना ये, जैसे कि OODG, ये सब लेटर्स है जो कि हमने अल्फ़ाबेट में से निकाले हैं। तो क्या ये वर्ड नहीं हो सकता? नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता। बिकॉज वर्ड इज नॉट ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड इज ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स। बिल्कुल अच्छी तरीके से जमाया हुआ, अच्छी तरीके से वेल अरेंज्ड, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से जब हम लेटर्स को जमाते हैं, विच हेल्प्स मेक ए कंप्लीट सेंस, जो कि हमारा पूरा कंप्लीट सेंस देता है वर्ड का। जैसे कि गुड दे रहा है, गुड हमारा बिल्कुल है, लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो कि इसका क्या दे रहा है? कंप्लीट सेंस। क्योंकि गुड यानी क्या होता है? अच्छा। लेकिन इसका कोई मीनिंग होता है क्या?
नहीं, दिस इज नॉट ए वर्ड, इसलिए हम इसको शब्द नहीं कह सकते। तो हम वर्ड की डेफिनेशन क्या बता सकते हैं? वर्ड इज ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर which helps to make a complete sense। complete sense जब देता है किसी भी वर्ड का, तब जाकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने वर्ड पे बात करी, अब मैं आपको एक और शब्द बताती हूँ। जैसे कि हमारा आता है फादर इन लो, ये लो, मैंने आपको ये वर्ड दे दिया। अब ये हमारी एक ही मीनिंग है पूरी, लेकिन आप कहोगे नहीं, ये तो अलग अलग वर्ड हो गए, फादर अलग हो गया, इन अलग हो गया, ला अलग हो गया, बट इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला? ससुर। क्या निकला? ससुर। अब आप ऐसे बताइए, फादर का मतलब सर, इनका मतलब सु, ला का मतलब रे, क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगी, हमने यहाँ पर बात करी वर्ड की, लेकिन जब दो वर्ड मिल करके या फिर दो से ज़्यादा वर्ड मिल करके एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं, तो हम उसे कहते हैं कॉम्पाउंड वर्ड्स। ये एक टॉपिक है, कॉम्पाउंड वर्ड। कॉम्पाउंड वर्ड ये पूरा एक टॉपिक है जिसको हम बहुत अच्छे से, बहुत इजीली से, बहुत एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ये पढ़ने लायक चीज़ है जो कि वर्ड में से निकला है। क्या है? कॉम्पाउंड वर्ड। देखिए, एक टॉपिक हमने निकाल लिया, कॉम्पाउंड वर्ड होते क्या है? जब दो या तीन वर्ड मिलकर के एक नया वर्ड बनाते हैं जिसका एक नया ही मीनिंग निकलता है, न्यू मीनिंग देता है इसका, तो वो क्या होता है? कॉम्पाउंड वर्ड्स। तो हम वर्ड्स से कहाँ पर आए? कॉम्पाउंड वर्ड्स पर। तो आप लोगों को समझ में आया कॉम्पाउंड वर्ड हमने कैसे पढ़ा कॉम्पाउंड वर्ड? जैसे कि कॉम्पाउंड वर्ड के आप काफ़ी सारे एग्जांपल देख लेते हो जो कि हम डेली रूटीन में भी काफ़ी बोलते हैं। जैसे आइसक्रीम, तो आइस एक अलग वर्ड है, क्रीम एक अलग वर्ड है, और जब इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम दो वर्डों से मिलकर के एक नया वर्ड बना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पाउंड वर्ड्स। जैसे कि रेनबो देख लीजिए, रेन अलग वर्ड है, वो अलग वर्ड है, दोनों को जब हम ज्वाइंट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा रेनबो। कॉम्पाउंड वर्ड्स क्या कहलाएगा? वो हमारा कॉम्पाउंड वर्ड्स। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। हमने वर्ड पर बात करी, हमने लेटर पर बात करी, लेटर के बाद हम वर्ड पे आए, वर्ड से हमने कॉम्पाउंड वर्ड्स के बारे में सीखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम कॉम्पाउंड वर्ड्स के बाद में हम कहाँ आते हैं। और जब दो या तीन चार वर्ड्स को जब एक साथ हम ज्वाइंट कर देंगे, उनको साथ में मिला देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, सेंटेंस होता है जिसमें हम बिल्कुल अपने अपने उपयोग के अनुसार जिन जिन शब्दों का जहाँ जहाँ यूज़ होता है, जब हम उनके यूज़ के अकॉर्डिंग जब हम उस वर्ड्स को एक साथ जमा देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, जिसका हमें क्या मिलना चाहिए? बिल्कुल यहाँ जो मिला था हमें कंप्लीट सेंस, जिसका हमें पूरा अर्थ मिला था, वो कंप्लीट सेंस मिला था, वो तब क्या बनेगा? हमारा सेंटेंस। क्या बनेगा? सेंटेंस। जैसे हमने लिखा था, तो सेंटेंस हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होगा, बिल्कुल वही होगा, ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि क्या देता है? हमें एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, पूरे सेंटेंस का अर्थ देता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। अब देखिए ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में मैंने इनके, जैसे राम है जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इनको अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग एक साथ बहुत सुव्यवस्थित तरीके से जमाया है, जब जा करके इसका अर्थ दे रहा है कि राम एक लड़का है, तो ये इसका पूरा मीनिंग दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। इसका मतलब क्या बना ये? सेंटेंस। तो वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो क्या होता है? सेंटेंस। आइए हम देखते हैं, अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है। मैंने कई बार देखा है कि जब हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो हम स्टार्टिंग में टेंस को उठा लेते हैं,
टेंस पढ़ते हैं तो टेंस का टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि टेंस कैसे कहाँ यूज़ करना है। लेकिन जब आप लोगों को पहले सेंटेंस का यूज़ ही नहीं पता होगा, क्योंकि हम टेंस कहाँ यूज़ करते हैं, हम टेंस यूज़ करते हैं सेंटेंस में। हम वर्ड्स के यूज़ में टेंस का यूज़ करते हैं कि कहाँ कब कौन सा टेंस लगेगा। तो सबसे पहले हमें टेंस से पहले हमें सेंटेंस का यूज़ पता होना चाहिए, और उसके बाद ही अगर हम टेंस पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आएगा, तो वो हमें चीज़ें पकड़ में आएगी हमारे कि हमको कब कहाँ कैसे इनका यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस को बनाने में बिल्कुल दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला रहता है आपका सब्जेक्ट, जो कि आप सभी को पता है। सब्जेक्ट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक सेंटेंस में, क्योंकि कर्ता, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कर्ता। अब कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला। जब काम को करने वाला सब्जेक्ट सेंटेंस में आएगा तभी तो एक पूरा सेंस दे पाएगा सेंटेंस, तभी तो देगा। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है अपना। और सेकंड क्या रखता है, प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। सेकंड होता है हमारा प्रेडिकेट। अब पहला सब्जेक्ट और सेकंड है प्रेडिकेट। अब मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि प्रेडिकेट को मान लेते हैं वर्ब, प्रेडिकेट को वर्ब मानते हैं। नहीं, वर्ब नहीं होता है प्रेडिकेट, बल्कि सब्जेक्ट के अलावा जो जो वर्ड सेंटेंस में यूज होते हैं सब्जेक्ट के अलावा, तो वो सारे जो कि वर्ड है वो कहलाते हैं हमारे प्रेडिकेट। जैसे कि क्या क्या यूज करते हैं आप, वर्ब यूज करेंगे, वर्ब के बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट का यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट मैं आपको समझाऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रेडिकेट इज नॉट ओनली ए वर्ब, बिल्कुल एक वर्ब नहीं होती है, बल्कि सब्जेक्ट के अलावा जो वर्ड काम आते हैं हमारे सेंटेंस बनाने में, जो कि हमको हेल्प करते हैं, वो सारे जो वर्ड है वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट। क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट। अब देखिए, यहाँ से हम हमारे टॉपिक पर कनेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे टॉपिक से हम जुड़ेंगे। देखिए, सेंटेंस में जितने भी इन चीज़ों का यूज होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, और भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबका जब यूज हम करते हैं तो ये सब किसी एक टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं। इंग्लिश का एक टॉपिक है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ते हैं वो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं उस टॉपिक को। तो वो हमारा देखिए, हम यहाँ से लेकर के बिल्कुल जीरो से लेकर के हमने हमारे टॉपिक पर कनेक्ट किया। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या आ गया हमारा, पार्ट ऑफ स्पीच। एक टॉपिक निकल करके आ गया। अब देखेंगे ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ना, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती है, जो हमको एक सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। अब देख लीजिए, हम कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम सेंटेंस में से ही उनको निकालेंगे। जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में थॉट आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किसी का नाम, किसी का भी नाम। और जब किसी का भी नाम हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे, नाउन। आइए हम देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने सारे प्रकार होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं। हम पहला देखेंगे। पहला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है फर्स्ट, नाउन, जिसे हम कहते हैं संज्ञा, नाउन। सेकंड होता है हमारा प्रोनाउन। थर्ड होता है हमारा वर्ब। फोर्थ एडजेक्टिव। फिफ्थ देखेंगे हम एडवर्ब। सिक्स कंजक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। सिक्स हमारा आएगा प्रीपोजिशन। 7
कंजेक्शन, और 8 आएगा हमारा इंटरजेक्शन। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 प्रकार के। अब हमने ये सारी चीजें कहाँ से निकाली? सेंटेंस में से। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी का यूज हम कहाँ करते हैं? सेंटेंस में करते हैं। तो हम इनको नॉर्मली पढ़ लेते हैं, फिर हम बिल्कुल एक एक टॉपिक उठाएंगे और एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल बड़े तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, इजीली रूप में हम उनको पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। तो आप सभी ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब भी किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का नाम आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? नाउन, संज्ञा कहेंगे। और जब नाउन की जगह पर किसी और दूसरे वर्ड का यूज हम करेंगे उसे क्या कहेंगे हम? प्रोनाउन, जिसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तीसरा आता है वर्ब। वर्ब यानी होती है क्रिया। जब किसी भी सेंटेंस में किसी काम का होना या करना पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? क्रिया। चौथा है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। जब आप संज्ञा या सर्वनाम को में वृद्धि करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए या फिर उनकी विशेषता बताने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है आपका? एडजेक्टिव। एडवर्ब देखेंगे हम। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। बहुत सारे स्टूडेंट्स एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज रहते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि कौन सा वर्ड तो एडवर्ब होता है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होता है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। एडवर्ब को बोलेंगे हम क्रिया विशेषण। जब आप किसी नाउन और प्रोनाउन को बढ़ाने के लिए, उनकी विशेषता बताने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं तो वो तो हो गया आपका एडजेक्टिव। और जब आप किसी वर्ड या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हो, इस एडजेक्टिव की भी आप अगर उसको बढ़ाने के लिए और ज़्यादा विशेषता बताते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? क्रिया विशेषण। तो उसका यूज हम बताएंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ये होता क्या है एडवर्ब। 6 है आपका प्रीपोजिशन, संबंध बोधक जिसे हम कहते हैं। ये संबंध बताता है वाक्य में एक नाउन का दूसरे नाउन से। जब आपको किसी भी एक नाउन का दूसरे नाउन से जो संबंध बताया जाए, संबंध जोड़ा जाए, तो वो वाले वर्ड कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन आप सभी जानते हैं। समुच्चय बोधक, जब दो शब्द और दो वाक्य को जोड़ने के लिए जिन वर्डों का यूज होता है तो वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये होते क्या है। मैं समझाती हूँ आपको, फिर हम इसका एक नया टॉपिक लेंगे, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन सबसे पहले वो चीज़ें होती है जो कि आपके मन से एकाएक निकलती है। एकाएक मतलब अचानक, सडनली। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको सुई चुभोई जाए, सुई चुभो दी आपको, सुई चुभोते ही आपके मन में से एकदम से जो आह निकलती है, तो दर्द होता है आपको, तो वो क्या होता है? इंटरजेक्शन। जब आपको खुशी होती है, कोई आपको सरप्राइज दे तो आप कहते हैं हुर्रे, तो ये वर्ड भी हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन। उफ, जब आपको दुख होता है तो आपके मुंह से निकलता है उफ, तो वो जो अचानक से निकला है आपके मन से वो भी होता है इंटरजेक्शन। आज हमने इतना कुछ देखा, अब हम जब बात करेंगे तो एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।